आज का लेक्चर का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 6 आवर के आसपास चला जाएगा। तो हो सकता है आपको ये 2-3 पार्ट में मिले। इसमें क्या रहेगा, जो पार्ट है अपना, इसमें पहले तो देखेंगे अपने जो पिछले लेक्चर में साइड फैक्टर पढ़ चुके थे। तो जो साइड फैक्टर थे वो बेसिकली हमने 4 साइड फैक्टर पढ़े थे, क्लाइमेटिक, एडैफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। तो ये जो चारों साइड फैक्टर है इनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा, वो क्या होगा? यहाँ पर क्या है कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये कैसे एक जो अपना प्लांट है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो पहले टॉपिक तो 4 इससे हो गए। इसके बाद ये है कि ये जो प्लांट्स है यानी कि जो अपना फॉरेस्ट है वो इन 4 फैक्टर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर दीज फैक्टर्स। तो फिर इसके बाद अपना जो 5वां आएगा वो इस पे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो 3 टॉपिक हैं वो जस्ट सिंपल जो ट्री मॉर्फोलॉजी है और ट्री के जो एडेप्टेशन है, हार्डनेस और टॉलरेंस वगैरह रिलेटेड है, उस पे डिस्कस किया जाएगा। तो थोड़ा कम करने का ट्राई करेंगे, जिससे अदरवाइज़ ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो 8-9 घंटे तक चला जाएगा ये। शॉर्ट में निपटाने का ट्राई करेंगे जिससे एक लिमिट में काम आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स अपने सराउंडिंग में जो भी है, क्लाइमेट जो भी है वो आ गया क्लाइमेट में, चाहे वो सन की रेडिएशन हो, अपने आसपास की जो हवा विंड चल रही वो हो, या आपके सामने ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो, ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने इन फैक्टर्स को जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली पांच पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है, जिसमें एक सोलर रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर और फ्लड। तो जो मॉइस्चर है उसी में एक्चुअली आगे अगर शॉर्ट पड़ गई तो इसे बोल दिया गया ड्राउट, और अगर ज्यादा हो गई तो फ्लड। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला अपना क्या जाएगा, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे समझने के लिए आपको बेसिकली अपन को सोलर रेडिएशन के स्टेक होल्डर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सोलर रेडिएशन आ रही है तो सोलर रेडिएशन के प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन, मींस टेक्निकल और प्रैक्टिकल पार्ट। तो सबसे पहले तो जब सोलर रेडिएशन जब आती है तो ये जो हमारी आउटर एटमॉस्फेयर है यहाँ पर पहुंचती है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। मींस सन से जो हमें रेडिएशन मिल रहा है कंटिन्यूअस कांस्टेंट फॉर्म में, जो हमें सोलर रेडिएशन मिल रहा है वो कितना है। तो सोलर कांस्टेंट यहाँ पर मिला है। इसके बाद क्या होगा कि जब ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी और वो इसके साथ छेड़ाखानी करेंगी, मीन्स उसे या तो एब्जॉर्ब कर लेंगी या स्कैटरिंग कर देंगी या रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। तो इस टाइप से उसके साथ उसका एडजस्टमेंट बैठता है। लास्ट मीन्स इस टाइप से एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल है वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और बाद में जब ये अर्थ पे पहुंच जाएगा तो अर्थ के साथ अर्थ भी वही करती है, या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और रिफ्लेक्ट बैक करेगी। जब अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होगा तब भी ये फिर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करेगा और फिर वापस चला जाएगा। इस पूरी जो सोलर रेडिएशन जो ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया, तो होता क्या, आपने कभी पढ़ा होगा कि सोलर रेडिएशन के कुछ बैंड्स होते हैं। मीन्स अगर रेडिएशन है उसके बैंडों की बात की जाए तो इनमें से कुछ बैंड ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे तक आना और वापस जाने में उनमें कोई चेंजेबिलिटी आती ही नहीं है। तो इस टाइप की जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिनके साथ एटमॉस्फेयर या अर्थ वाली जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये फ्रीक्वेंसी वापस ऐसी बिना बिना किसी टाइप की चेंज के वापस चली जाती है। तो इस टाइप की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एल्बिडो या एटमॉस्फेरिक विंडो। यानी कि उन फ्रीक्वेंसी के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो एक टाइप की विंडो, खिड़की की तरह काम करता है और ये आराम से वापस निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर अल्बिडो की डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, तो एक एक करके करते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो सोलर रेडिएशन है हम इस रेडिएशन को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रेडिएशन का कंटेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट से चलते हैं। तो सोलर कांस्टेंट क्या है, जो मैंने बताया कि सन अपने अर्थ की जो आउटर सरफेस है, अर्थ मीन्स जो अपना एटमॉस्फेयर है उसकी आउटर सरफेस पे क्या एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी जो होती है वो होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये 2 कैलोरी है, ये कई बार आ चुका है कि सोलर कांस्टेंट कितना है और सोलर कांस्टेंट कहाँ मेजर किया जाता है। यहाँ पर मेजर क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर अंदर जैसे ही एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो अगर आप सरफेस पे मेजर करोगे तो आपको हमेशा नहीं मिलेगा।
जैसे कि एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, तो नॉर्थ इंडिया में सन तो हमेशा आता है, पूरी ईयर आता है, लेकिन अपने यहाँ सीज़नल वेरिएशन आ जाता है। कभी आपके यहाँ क्लाउड आ गए, तो अगर 4-5 दिन क्लाउड रहेगा, तो आपके यहाँ तो सोलर कांस्टेंट मेज़र ही नहीं कर पाओगे। तो यही वजह है कि हम एटमॉस्फेयर की आउटर सरफेस पे मेज़र करते हैं। तो आपको इसका वैल्यू याद रखना है और कहाँ पर है। ये जो वैल्यू है जनरली ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मेज़र कर लेते हैं, लेकिन कुछ कभी-कभी इसको मीटर स्क्वायर में भी डाटा आता है, लेकिन हार्डली कभी आता है, तो वो डिजिटल में ईज़िली कन्वर्ट किया जा सकता है इसे। पीछे कुछ किलो कैलोरी में आ जाएगा वो। तो ये क्या है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मीन्स हमें हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो आउटर सरफेस है उसे हर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 2 कैलोरी की सोलर रेडिएशन की एनर्जी मिलती है। अब सोलर कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे कि जो रेडिएशन है जब उसके बाद एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो ये क्या होगा इसके साथ? तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो या तो क्या करेंगे इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ये रेडिएशन गया, ये जो पार्टिकल था डस्ट का उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। या क्या करेगा, ये जैसा इधर आया उसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, पीछे की तरफ वापस भेज देगा। तीसरा ये काम कर सकता है कि उसको स्कैटरिंग कर दे। स्कैटरिंग मतलब ये जब रेडिएशन यहाँ से यहाँ पर आया, इसके बाद इसने इस रेडिएशन को छोटे-छोटे पार्ट में बाँट दिया और हर चारों साइड में दिशाओं में इसने इसे फैला दिया। तो इस टाइप की जो इसने स्कैटरिंग की, ठीक है, इसके टाइप आएंगे रेलाइट स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग है, रमन स्कैटरिंग, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इन्हें मेट्रोलॉजी उसमें रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, उस टाइप पे देखेंगे। यहाँ पर इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये मालूम चाहिए होना चाहिए कि स्कैटरिंग क्या होती है। इसके साथ एक और होती है कि ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी आ जाए जो इस फ्रिक्वेंसी के साथ किसी भी टाइप का रिएक्शन ही ना करे। वो आई, ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एंटर की, अर्थ की सरफेस पे पहुंची और सरफेस से वापस चली गई, या इसने एटमॉस्फेयर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं की। मीन्स एटमॉस्फेयर ने इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए एक टाइप से एक विंडो का काम किया है। तो इस टाइप की जो फ्रिक्वेंसी है उस ये जो मैकेनिज्म है जो विदाउट क्वालिटी चली जाना, इसको बोला जाता है अल्बिडो। तो यहाँ पर या तो फिर ये चौथा काम करेगा, अल्बिडो कर देगा उसके साथ। तो इस टाइप से एटमॉस्फेयर 4 टाइप से रिएक्शन करता है किसी भी फ्रिक्वेंसी के साथ। अब यहाँ अपने लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये एब्जॉर्प्शन और अल्बिडो वाला मुद्दा है। स्कैटरिंग तो बाद में देख ही लिया जाता है। तो यहाँ दोनों ही को हम अलग सब हेडिंग में देखेंगे। इसमें मेनली है जो कंपोजिशन है, सोलर रेडिएशन का जो कंपोजिशन है, इसके साथ हम जो अपना एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है उसे निपटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो सोलर रेडिएशन आता है, सोलर रेडिएशन के अलग अलग बैंड होते हैं। वो सोलर रेडिएशन केवल एक रेडिएशन नहीं है, उसमें बहुत सारे बैंड हैं। हमारे पास जो सोलर रेडिएशन टोटल आ रहा है, जो सन से आता है हमें आउटर सरफेस पे जो मिल रहा है, उसका लगभग 60% पार्ट तो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, 60% पार्ट होता है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो तो मुश्किल से होता है मतलब 39%, और 1% होता है अल्ट्रावायलेट। ये टोटल का वह है जो हमें अर्थ की आउटर सरफेस पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल पा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमें इनकमिंग सोलर एनर्जी है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसका मेजॉरिटी पार्ट क्या कौन बनाता है? तो वो बनाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कई बार पूछा जा चुका है आईसीआर में भी और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये जो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है, इसको ये है अपना विजुअल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ। ये 0.4 से 0.7 है, इसको एक टर्म और यूज किया जाता है, वो है PAR। इसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सीधा सीधा पूछा गया कि ये PAR जो है वो क्या है, फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर उन्होंने सीधा फ्रीक्वेंसी पूछ ली कि PAR की फ्रीक्वेंसी क्या है। 0.4 से 0.7, ये 0.4 से 0.7 क्या है, माइक्रोमीटर। अगर उन्होंने इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो वो देंगे 400 टू 700 नैनोमीटर, एन होगा। ओके, ये है फोटोसिंथेटिक रेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। दूसरा कि सबसे ज्यादा कौन होता है, वो इंफ्रारेड होता है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें सीधा याद रखना है कि जो विजुअल है उसके जो ऊपर का है मीन्स 0.7 से ऊपर का है, ये क्या हो गया, ये है इंफ्रारेड, और जो नीचे का है वो अल्ट्रा वायलेट। ये याद नहीं रखना कि कौन कितना स्पेक्ट्रम बैंड है, उसका कोई लेना देना नहीं है। विजुअल स्पेक्ट्रम से नीचे का है वो अल्ट्रा वायलेट, मीन्स नीचे मीन्स उससे डिजिट में बिलो नीचे है, और उससे ऊपर का स्पेक्ट्रम जैसे 3 माइक्रोन है, 0.7 से ऊपर ही जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम अल्ट्रा इंफ्रा रेड। सो अब मुद्दा ये होता है कि इन्हें एब्जॉर्ब कौन करता है, तो क्वेश्चन इनके एब्जॉर्प्शन पे आया है कि इंफ्रारेड को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो इसे करती है CO2 और H2O जो गैसेस, और ये जो अल्ट्रा वायलेट है इन्हें करता है O2 O3 और N2। अब इसको समझते हैं, इस पे क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया, एक दो बार नहीं बहुत आया। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों होता है कि सन से जो रेडिएशन आता है वो अर्थ से जब वापस जाता है, अर्थ से वापस जा रहा है कौन सा, लॉन्ग वेव रेडिएशन का, तो लॉन्ग वेव जा रहा है मतलब किधर को जा रहा है, वो इंफ्रारेड की तरफ शिफ्ट होके जा रहा है। तो जब यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो रेडिएशन जा रहा है उसे मॉइस्चर और जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे रिफ्लेक्ट करके बैक नीचे भेज देती है, जिससे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इंफ्रारेड को कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा, CO2 और H2O की वाटर वेपर। तो ये याद रखना, ये इसलिए ग्रीन हाउस से लिंक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और पूछी इसलिए जाती है। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तो आपने पढ़ा होगा ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये O2 O3 और N2 जो है ये पूरा पूरा तीनों अल्ट्रावायलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्ट्रावायलेट को अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो वो या तो ऑक्सीजन होगी या N2 होगी या O3 होगी, इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, तो एक बार एक स्लाइड और देख लेते हैं इसकी रेडिएशन की, कि जो स्पेक्ट्रम है ये अपना विजुअल वाला पार्ट है जो कितना बना रहा है 39% पार्ट, 60% पार्ट बना रहा है अपना ये इंफ्रारेड, और 1% है ये, 60% ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन बना रहा है। अब अगर हमने रेडिएशन का कंपोजिशन देख लिया है तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन और आ जाता है सोलर रेडिएशन से ही जुड़ा है। बाहर मैं बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, बैंड उसकी बता चुका हूँ, पार की क्या होती है। अब वो पूछ लेते हैं कि जो सोलर रेडिएशन है इसकी SI यूनिट क्या है। ये कई बार आता है, सिंपल सा एग्जाम है। अब ये SI यूनिट क्या है ये मुझे अक्सर याद नहीं होती है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास 1 मीटर बाय 1 मीटर की ये फोटोवोल्टिक सेल है। ये सेल से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी अपन मेजर करते हैं वाट में कि कितनी है। तो मैं मानता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर की जो स्लाइड है वो कितने वाट इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वही अपना सोलर रेडिएशन है। अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा है तो यही ज़्यादा वाट बनाएगा, अगर सोलर रेडिएशन एब्सेंट है तो ये 0 वाट बनाएगा। तो सोलर रेडिएशन की SI यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर, इसे याद रख लेना, ये आता ही है। तो यहाँ पर हम तीन चीजें देख चुके हैं। एक देख चुके हैं सोलर कांस्टेंट क्या है, 2 किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसके साथ जो एटमॉस्फेयर कैसे रिएक्शन करता है उसे देख चुके हैं। तीसरा हम इसका कंपोजिशन वाला पार्ट देख चुके हैं, और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड CO2 और O2 इंफ्रारेड को कर रहा है, और O2 O3 और N2 जो है वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब चौथा पिलर पे देखते हैं, और वो क्या अपना अल्बिडो। जैसा मैंने बोला कि ये जो सोलर रेडिएशन ऊपर से आ रही है इसका जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंड देख लो, इसमें से जो हम सोलर वेव की बैंड बैंड में स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं सोलर स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं। इनमें कुछ वेवलेंथ ऐसी होती है कि जो यहाँ से आती हैं और वापस चली जाती है, और इनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी क्वालिटी की बोल रहा हूँ, वो जैसी है वैसी ही निकल जाती है, मीन्स उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम बोलते हैं अल्बिडो। तो अल्बिडो की जो डेफिनेशन के जो क्वेश्चन आए हैं उस वो सीधा ऐसे आते हैं कि अल्बिडो मीन्स जो लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाना विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी, उसे हम अल्बिडो मानते हैं। तो यूजुअली जो हमारा टोटल जो रेडिएशन जो हमारे पास आता है उसका 42% वापस चला जाता है, और ये 42% को अल्बिडो परसेंटेज होता है, क्योंकि अल्बिडो कितना है टोटल का 42%। ये अल्बिडो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो यूज करते हैं वहाँ पर ये अल्बिडो का ही एक्चुअली ये वेवलेंथ जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वेवलेंथ जो है जो एटमॉस्फेयर से कोई रिएक्शन नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर सरफेस के बारे में कोई डाटा लेना है तो यहाँ पर जो अगर क्लाउड आ गए तो क्लाउड आने के बाद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये वापस सैटेलाइट के पास अपने के पास पहुँच जाएँगी। तो हमें क्लाउड या इस टाइप की कोई एटमॉस्फेरिक फिनोमेना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बचा रहेगा। तो इसलिए हम इस टाइप की जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बैंड या लाइट बैंड है उन्हें यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए वहाँ रिमोट सेंसिंग में हेल्पफुल है। अब यहाँ अपने क्वेश्चन अल्बिडो से क्या आते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि किस सरफेस का अल्बिडो कितना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो अल्बिडो होगा किसका होता है, व्हाइट सरफेस का, क्योंकि व्हाइट सरफेस तो कुछ एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करती है। तो जैसे स्नो है, इसका जो अल्बिडो होता है वो एवरेज होता है 90%, 90-95% तक स्नो का जाता है। दूसरा आता है जो अपने सैंडी एरिया है, इनका जो अल्बिडो की बात की जाए वो 50 से 60% के आसपास आता है और 25% आता है ग्रास का। अब ग्रास का 25% है तो इसे 2 चीज़ों से याद रखें, ये ग्रास का कई बार पूछा जाता है। ग्रास मीन्स हरी-हरी घास है, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि व्हीट फील्ड का कितना है, पैडी फील्ड का कितना है, तो भाई ग्रास का अगर 25% है, ये थोड़े बड़े हैं, थोड़ा बहुत पानी-वानी हो सकता है, मॉइस्चर होगी, तो इनका भी एवरेज यही रहेगा। क्योंकि ग्रास में जो कंडीशन है, ये भी एक ही फैमिली की है, इनमें साइज़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, 1 आध मीटर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता बड़े लेवल के लिए। तो अगर ग्रासेस का 25% है, तो इनका भी 20 से 25 के आस-पास होगा कुछ। तो बस ये याद रखो सिंपल में कि इनकी एक जो बैंड है किस लिमिट में है, तो ये लगभग 20 से 25 के आसपास रहते हैं। इसके बाद जो फिर मतलब जो पॉपुलर है, जो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं वाटर बॉडी के बारे में। कोई भी वाटर सरफेस सरफेस हो, चाहे वो कभी-कभी पॉन्ड पूछ लेंगे, कभी लेक लिख देंगे या कुछ नहीं मिलेगा तो सी तो उनके लिए ऑप्शन बना ही बना है। तो इनमें कितना होता है? इनमें एवरेज जो है वो 10% से बिलो होता है, अल्बिडो। ये जो है इस पूरे को याद ही रखना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बस ये है कि जब मुझे याद नहीं होता था, एकेडमिक में था, तो उस टाइम पे मैंने याद रखने के लिए इस टाइप से फ़ॉर्मूला सा बना रखा था कि ये हिल्स है, जिस पे क्या है आइस मीन्स जो स्नो है, तो इसका हो गया 90%। जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर ऊपर तो बर्फबारी है, फिर बीच का जो रीजन होता है जिस पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, इसके बाद फिर ग्रासेस शुरू हो जाती है। तो ये 90 हो गया, ये बीच वाले का है, इसका हो गया 50% और इसका हो गया ग्रासेस का 25%। तो इस टाइप से मुझे थोड़ा एक ये बोले कंटिन्यूटी सा बन गया कि 25% उसका डबल 50% उसका डबल 100%, मीन्स 100 मीन्स 95% मान लो इसे। तो इस टाइप से क्रम सा बन गया, एक सिस्टम सा बन गया, तो आसानी से थोड़ा याद हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है लास्ट में अपनी अक्सर वैली में होती है रिवर्स, जो माउंटेन से आ रहा है, तो इसको कितना होगा ये 10%। तो इस टाइप से एक फार्मूला बना के एक तुक्का सा लगा करके याद रखने का ट्राई किया गया था। अब अल्बिडो के बाद हम बेसिक सोलर रेडिएशन का कंपोनेंट पार्ट देख रहे हैं। अब ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो तो है ये क्लोरोफिल। देखो प्लांट जो है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, मीन्स फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं। अब फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उसके लिए चाहिए ना क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के खुद के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए होना चाहिए लाइट। लाइट होगी तो क्लोरोफिल फॉर्म बनेगा, और पहले क्लोरोफिल बनेगा, इसके बाद ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। सो होता क्या है कि जब अभी कभी आप प्लांट जो है उसको किसी ढक के रख दें, मीन्स जो छोटे प्लांट है उन्हें ढक के रख दो या अंधेरे में रख दो, तो 5-6 दिन बाद क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल है वो डिजेनरेट हो जाता है, क्योंकि लाइट नहीं मिली तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो एंजाइम भी डिजेनरेट शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इटियोलेशन। क्या? इटियोलेशन। अब ये इटियोलेशन दर पूछी गई है, वो जीएस में भी पूछी गई है और फॉरेस्ट्री के जो एमसीक्यू है उनमें तो पूछी ही जाती है। जितने स्टार लगाना चाहो उतने लगा लो। इटियोलेशन मीन्स क्या होता है? दो कंडीशन है। इटियोलेशन का मतलब क्लोरोफिल का डीजनरेट हो जाना। अब ये डीजनरेट की दो कंडीशन है, या तो ये पैथोलॉजिकल हो सकती है, मीन्स कोई डिजीज वगैरह हो गई इस वजह से हो रही है, या फिर इस टाइप की
इन्वायरमेंटल मीन्स क्लोरोफिल डिजेनरेट हो रहा, क्यों? अंधेरे की वजह से। तो ये अपनी हो गई इटियोलेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है? बहुत सारे जो सीड है उनका जर्मिनेशन के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के सीडों को हम बोलते हैं फोटो एक्टिव एक्टिव सीड्स। तो ये जो फोटो एक्टिव सीड्स है उनके लिए लाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप से सीड दो टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक फोटो एक्टिव सीड और दूसरे स्कोटो एक्टिव सीड जो छाया प्रिय होते हैं, उन्हें लाइट की जरूरत नहीं होती जर्मिनेट करने के लिए। दूसरा फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्लांट जो होते हैं वो करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या किया जाता है कि पत्ती की जो लीव्स होती है, लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये इन्हें होल्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ये एक टाइप से आपके घर के गेट हो गए, और गेट पे दो दरवान होते हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा पे होती है गार्ड सेल्स। क्या होती है? GARD, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ही है जो स्टोमेटा की ओपन और क्लोजिंग को मेंटेन करती हैं और उससे निकलती है पानी। तो जो ट्रांसपिरेशन है जो लीव्स के थ्रू हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ये सोलर रेडिएशन की वजह से, क्योंकि सोलर रेडिएशन से ही फूड बनता है किसमें? गार्ड सेल में, और उसकी वजह से गार्ड सेल ओपन हो जाती है और ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसपिरेशन के होने से क्या होता है कि प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी पड़ती है और ये वाटर नीचे जड़ों से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जब प्लांट जमीन से वाटर एब्जॉर्व करते हैं तो तभी इन्हें वाटर के साथ क्या मिलते हैं? मिनरल्स इन्हें मिल जाते हैं। तो इस टाइप से जो ये जो सोलर रेडिएशन है वो ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जरूरी है, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए तो हम पहले ही देख चुके हैं। फोटो रेस्पिरेशन भी उसी से जुड़ा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक साथ होना। अब इसमें एक बात और है अब जब ज़्यादा अच्छी लाइट होगी तो प्लांट ज़्यादा अच्छा फूड बनाएगा, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो सोलर रेडिएशन है अगर वो सही से है, प्रॉपरली है, तो वो प्लांट की हाइट को ग्रोथ करता है। लेकिन अगर सोलर रेडिएशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा ही मिल जाए, तो प्लांट इतनी ज़्यादा रेडिएशन को मिलने पे उसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करने पड़ता है और उतनी रूट वाटर नहीं दे पाती है उसे, तो वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है और उससे निकलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की हाइट को ग्रो नहीं करने देते हैं, वो उसकी रूट की ग्रो को प्रमोट करते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यू निकल रहा है तो प्लांट की रूट और डीप होती जाएंगी। तो इस टाइप से सोलर रेडिएशन है वो प्लांट की हाइट और रूट ग्रोथ दोनों को रेगुलेट कर रहा है। अब अगर बेसिक ये समझ में आ गया होगा तो अभी 3 बेसिक टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहला है फोटो पीरियोडिज्म, दूसरा लाइट इंक्रीमेंट और तीसरा ये इनकी एक डिमांडिंग होती है, लाइट डिमांडर ट्री है, सेट डिमांडर है, सेट बियरर है। तो यहाँ पर जो फोटो पीरियोडिज्म है इसको समझते हैं। हर प्लांट में जो फ्लावरिंग है, हर प्लांट को एक पर्टिकुलर लॉन्ग ड्यूरेशन की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। मीन्स प्लांट जो है वो दो टाइप के होते हैं। ऐसे समझ लो आप, ये एक नॉर्मल प्लांट है। अब ये प्लांट के आंखें तो है नहीं, तो इसे कब फ्लावरिंग करनी है जिससे इसकी नेक्स्ट जनरेशन आए, वो इसने अपने आप को वेदर के साथ एडजस्ट कर रखा है। तो इसने अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट किया कि जब उसको जो सोलर रेडिएशन है वो 10 से 12 घंटे का मिलने लगेगा, तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक टाइप का है कि ये इंड्यूस हो जाता है कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की प्रोसेस जो है वो स्टेप शुरुआत हो जाए। दूसरा कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसमें 12 से 14 घंटे की जब लाइट मिलती है तब उसमें ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रमोट होती है। तो एवरेज ले लो 12 घंटे। अगर 12 घंटे से नीचे लाइट रिक्वायर है ना पर्टिकुलर को, या 12 घंटे से ऊपर है, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो जो प्लांट्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। यही रिजल्ट रहता है कि सपोज आपका पड़ोसी है, उसने सीजन पे नवंबर में वीट जो गेहूं है वो बो दिए और आपने उसके एक मंथ बाद बोए, लेकिन जब अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके गेहूं भी कटेंगे और आपके भी कटेंगे। बस आपके में वो जो 1 महीने का डिफरेंस था वो यहाँ पर 8-10 दिन का ही रह जाएगा।
क्योंकि आपकी जो प्लांट है उन्हें वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलने लगी है, तो उनमें वो फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो इंड्यूस हो जाएगा और वो फ्लावरिंग की प्रोसेस में स्टेज में इंटर कर जाएंगे। हाँ, ये है क्योंकि उन्हें उतना ड्यूरेशन नहीं मिल पाया कि उन्हें इतना ज़्यादा से ज़्यादा फूड बना के स्टोर करके रखा हो, तो आपके जो सीड होंगे वो छोटे रह जाएँगे। तो ये समझ में आया आपको फोटो पीरियोडिज़्म, जिसमें लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का डिस्कस किया गया। दूसरा मुद्दा आता है अपना लाइट इंक्रीमेंट का। क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम जब भी डिस्कस करते हैं तो प्लांटों को जो है वो छोटी-छोटी स्पेसिंग में रखा जाता है और उनकी स्पेसिंग को धीरे-धीरे करके बढ़ाया जाता है, जिससे प्लांट को साइड से कॉम्पिटिशन मिलता रहता है, जिससे वो सीधे-सीधे हाइट में ग्रोथ करते रहते हैं। उनकी ब्रांचिंग जो वगैरह है वो साइड में ग्रोथ नहीं कर पाती है। लेकिन जब उनकी मैच्योरिटी का पीरियड आ जाता है, सपोज ये प्लांटेशन अगर 30 ईयर की थी, तो 30 ईयर में 25 ईयर की समथिंग हम क्या करेंगे, उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसे अचानक से बढ़ा देते हैं। अचानक से स्पेसिंग बढ़ाने से क्या है कि जो लाइट पहले कभी क्राउन तक ही पहुंच पाती थी, वो अचानक से उनकी साइड में भी पहुंचने लगती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो इन प्लांटों को जो साइड से कंपटीशन मिल रहा था वो अचानक से खत्म हो गया है। तो प्लांट जो हाइट में ग्रो कर रहे थे वो एकदम ग्रो करना रुक जाते हैं और अब वो मोटाना शुरू कर देते हैं। ये कुछ-कुछ ऐसा ही है, जैसे आपका एग्ज़ाम आ गया है, सबका एग्ज़ाम चल रहा है, 4 महीने बाद है, सबके सब कॉम्पिटिशन में कर रहा है, कोई इधर-उधर नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पेन किधर गया? एग्ज़ाम क्लियर हुआ, वो जो पढ़ने का जो प्रोसेस था, वो एकदम बंद सा हो जाता है। तो ये क्या है? लाइट इंक्रीमेंट। लाइट मिलने से उसमें जो डायमीटर में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो है लाइट इंक्रीमेंट। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, वो है कि प्लांट्स जो है, उनको लाइट कितनी रिक्वायर है। कुछ जो प्लांट जो ट्रॉपिकल एरिया में है, जैसे कि टीक है, साल है, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें बहुत भरपूर घनघोर मात्रा में लाइट की ज़रूरत होती है, चाहे वो बचपन में हो या बुढ़ापे में हो। दूसरे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बोलते हैं कि हमें लाइट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। मतलब नहीं मिलेगी तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, जी लेंगे ऐसी ज़िंदगी। तो ये बोलते हैं सैड बियरर, मतलब सैड को बियर कर सकते हैं, ये उसमें सर्वाइव कर जाएँगे। तीसरे प्लांट है, इन्हें बोलते हैं हम सैड डिमांडर। ये वो प्लांट है जिन्हें शैड चाहिए ही चाहिए, जिन्हें छाया चाहिए ही चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इन्हें छाया प्रिय या सियोफाइट। पूछा गया, कई बार पूछा गया कि सियोफाइट कौन है? छाया प्रिय। ये बोलते हैं भाई हम सरवाइव नहीं करेंगे, हमें तो शैडो छाई जो है, शैडो जो है वो चाहिए ही चाहिए। भले ही आप एक काम करो, बाद के फेज में मत देना, लेकिन स्टार्टिंग जो फेज है, जो इनका इनिशियल फेज है, जब ये सीड से होके नर्सरी वाले फेज है, 1-2 मीटर की हाइट की फेज है, उसमें तो आप दो ही दो, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इन्हें बोलते हैं सेट डिमांडर। तो जो सेट डिमांडर है, इसमें जनरली कौन आ जाते हैं? अपने कॉनिफर्स। उन्हें समझ सकते हो कि उनके कॉनिफर्स मीन्स किस टाइप की पत्तियां हैं? जो पतली नेडल टाइप की लीव्स होंगी, पतली पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां होंगी, वो सबके साथ सेट डिमांडर है। सेट बियरर समझ में आ गया, लाइट डिमांडर टर्म का मतलब समझ में आ गया। तो एक तो कई बार क्वेश्चन इनके सीधे सीधे टर्म पे ही आया, इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन आया वो इसकी एक टेबल पे आया है। टेबल क्या है? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं। एक आते हैं अपने ट्रॉपिकल के, दूसरे सब ट्रॉपिकल के और तीसरे टेम्परेट के। तीनों ही रीजन में कुछ स्पीसीज हैं जो लाइट डिमांडर होती हैं, दूसरी कुछ स्पीसीज हैं जो सैड बियरर होती हैं और तीसरी ऐसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम सैड डिमांडर स्पीसीज। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि हम इसे टेम्परेट से शुरू करें पहले, जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, इनमें पॉपुलर जो है वो है लाइट डिमांडर। अपने यहाँ इंडिया में जो पॉपुलर बेसिकली होता है वो लद्दाख रीजन के कोल्ड रीजन में है, लेकिन देखो लाइट डिमांडर है, यही वजह है कि हमने ये उत्तराखंड के जो तराई रीजन है वहां पर भी इसे आसानी से ग्रो करवा दिया, क्योंकि ये लाइट को सरवाइव कर जाता है। इसकी पत्तियां जो है वो काफी लगभग 1.5-1.5-2 फीट तक की हो जाती हैं, स्क्वायर मीन्स फीट स्क्वायर में 1.5 या 2 स्क्वायर फीट तक बड़ी आसानी आराम से हो जाती है, बड़ी पत्तियां होती है। दूसरा इसी रीजन में देवदार है। इसका ये है कि भाई मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देवदार है वो है सैड बियर है। और थर्ड है सैड डिमांडर, जिसमें आता है सिल्वर फिर, ये है एबीज पिंड्रो।
अब आपको ये तीनों याद कैसे होंगे, तो अपन सीधा सा फॉर्मूला बनाते हैं। पी से पॉपुलर, डी से देवदार और एफ से फिर। तो इसका फॉर्मूला बना रखा है पीडीएफ। जैसे मैं नोट्स आपको पीडीएफ में दूंगा तो बस यही पीडीएफ याद रखना है। तो टेम्पलेट में जब भी आएगा तो आपको या तो पॉपुलर मिल जाएगा या देवदार मिल जाएगा या सिल्वर फिर मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी कैटेगरी में इन दो तीनों में ही बहुत सारे अदर स्पीसीज है, लेकिन इतने से काम हो जाता है अभी तक। दूसरा, अगर सब ट्रॉपिकल की बात की जाए तो वहां पर क्या आएगा, पाइनस रॉक्सबर्गी आता है, क्वेरकस आता है और रोडोडेंड्रॉन आता है। अब आप बोलोगे रोडोडेंड्रॉन तो डीप हिमालय में होता है, तो रोडोडेंड्रॉन है वो नीलगिरी रेंज में भी है। तो ये टेम्परेट का नहीं होकर के सब ट्रॉपिकल का है रोडोडेंड्रॉन। अपने यहाँ जो सिक्किम का जो रीजन है उसमें भी रोडोडेंड्रॉन है और नीलगिरी रीजन में भी रोडोडेंड्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा, अगर पाइनस रॉक्सबर्ग की बात की जाए तो पाइनस रॉक्सबर्ग की जो अपना हिमालय है, हिमालय की जो आउटर शिवालिक हिमालय है, यहाँ पर आपको आसानी से पाइनस रॉक्सबर्ग की मिल जाती है, जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो पाइनस रॉक्सबर्ग है, क्योरकस और रोडोडेंड्रॉन, इन्हें मैं याद करता हूँ PQR। इसके बाद एक आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें आता है अपना डाप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआ फेरिया। डाप्टेरोकार्पस क्या है, ये जो अपनी साल है सूर्या रोबस्टा, साल डाप्टेरोकार्पस फैमिली का है। साल है, डाप्टेरोकार्पस है, दो तीन है, डाप्टेरोकार्पस टर्बिनेटस है, डाप्टेरोकार्पस अल्बिकस है। तो इस टाइप की जो स्पीसीज है डाप्टेरोकार्पस जो फैमिली के है, वो सबके सब लाइट डिमांडर है। दूसरा, आर्क्टोकार्पस क्या है, जो आपने कटहल खाते हो, कटहल जो है आर्क्टोकार्पस वो है इसमें। और मिजुआ फेरिया है, वो आयरन वुड बोलते हैं, अपने आसाम रीजन में काफी ग्रो करता है। तो ये है मिजुआ फेरिया। मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ डैम, डैप्टर कार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआ। तो इसे क्या कर देता हूँ डैम, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल रीजन क्या है, यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है। जब ज्यादा रेनफॉल होगी तो आपको एक डैम बांध बनाना पड़ेगा जिससे वाटर स्टोर हो जाए। तो इसलिए ट्रॉपिकल में जो स्पीसीज है उन्हें डैम कर दिया, बीच वालों को PQR और सबसे ऊपर वालों को PDF। यहाँ पर पाइन की बात की थी, तो पाइन पे जो पाइनस रॉक्सबर्गी की बात की थी, तो मैं थोड़ा और बता दूं एक्स्ट्रा कि अपने इंडिया में 4 पाइन की स्पीसीज है मेनली। और भी है लेकिन 4 ही सही जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन 4 में एक तो आती है जो आउटर शिवालिक में उग रही है, वो है कौन सी, पाइनस रॉक्सबर्गी। ये कौन सी है, ये है सब ट्रॉपिकल पाइन। एक टर्म और आता है ट्रॉपिकल पाइन, कौन सी है। तो देखो ये 4 स्पीसीज में एक होता है पाइनस केसिया। आपने मेघालय देखा, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी जो रीजन है मेनली इसी से ये टर्म है, तो ये पूरे मेघालय में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर जो पाइन उगता है उसे बोलते हैं पाइनस केसिया। तो ये क्या मेघालय, ये तो ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल पाइन कौन सा है, पाइनस केसिया। सब ट्रॉपिकल पाइन कौन सा है, पाइनस रॉक्सबर्गी। और रिमेनिंग जो पाइन है, एक चिलगोजा आता है जिसमें से एक है पाइनस जिरार्डियाना, वो डीप हिमालय में तराई जो तिब्बत से लगा हुआ रीजन है, ग्रेट हिमालय, उसमें होता है। तो बका के स्पीसीज वाले में चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पर अपना इतने से काम हो गया। एक एक्सरसाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे सेड लविंग प्लांट है उन्हें क्या बोलेंगे, तो सेड लविंग है तो उन्हें क्या बोलेंगे, सियोफाइट। दूसरा यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रीजन का बोल रखा है उसने कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट में लाइट डिमांडर स्पीसीज कौन सी है। तो मैंने क्या बोला, ट्रॉपिकल में होता है अपना डैम, DAME, डाप्टेरोकार्पस, आर्टोकार्पस और मेजुआ फेरिया। अब यहाँ पर देखो डाप्टेरोकार्पस है इसमें, या डाप्टेरोकार्पस फैमिली के कुछ है, तो पॉपुलस सिलिएटा का मतलब सूर्या रोबस्टा साल है। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है डाप्टेरोकार्पेसी, डाप्टेरोकार्पेसी। कोई बात नहीं, अगर याद आपको नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही सिल्वीकल्चर खत्म होगा पूरा एक लेक्चर इसी पे है कि क्या क्या रट्टा मारना है आपको। तो डाप्टेरोकार्पेसी साल की है और वो यहाँ पर फिट बैठ गया और अपना काम हो गया। अब अपने वापस टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन वाला जो पार्ट था वो अपना खत्म हो गया। अब आता अपना टेम्परेचर वाला पार्ट। तो टेम्परेचर में भी वही आएगा, एक तो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट रहेगा, फिर उसके इम्पोर्टेंस और इसके इफेक्ट वगैरह हम इन चीज़ों को देख लेंगे। तो
पहले तो देखिए टेम्परेचर में एक होता है डायurnal और सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। देखो डायurnal का मतलब होता है डे नाइट और सीजनल का मौसमी। दूसरा आता है अपना टेम्परेचर जोन। तो इसमें डायurnal और सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन है, इसे आप जनरल जो जियोग्राफी जीएस वाले पढ़ते हैं उसमें पढ़ लेते हैं, और आईसीआर वालों को इतनी की जरूरत है नहीं। जो टेम्परेचर जोन है इसमें जैसे हम जो बोलते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इसे पढ़ना आपको। इसके साथ आपको ये देख लेना है कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या क्या इफेक्ट करता है। जैसे कि लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है। लैटिट्यूड मीन्स ये है जैसे आदमी को यहाँ लेटा दो, तो ये जो इस टाइप की जो लाइंस होती है इन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, क्योंकि लेटा हुआ आदमी, याद रखना थोड़ा आसान जाता है ऐसे करके। तो जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाओगे, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाओगे क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो लैटिट्यूड फर्क करता है। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जैसे आप हाइट पे जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, टेम्परेचर डाउन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस का ये होता है कि जो कोस्टल एरिया है, जो सी है, सी उस पर अपना इफेक्ट देता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेता है। तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है कंपेयर टू उसके जो डीप वाले एरिया में। तो सेम लैटिट्यूड वाले जो सेम लैटिट्यूड की पोजीशन है, इसके बाद भी जो अकोला वाला जो रीजन है यहाँ पर गर्मी दर पड़ती है, उतनी गर्मी जो है वो मुंबई में नहीं होती। मीन्स गर्मी का सेंस वो अलग ह्यूमिडिटी वाले फैक्टर और फैक्टरों को अगर न मिलाया जाए तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जितनी सर्दी पड़ती है मुंबई में उतनी सर्दी नहीं पड़ती। तो ये क्योंकि यहाँ जो वाटर है उसे मेंटेन कर लेता है। फिर माउंटेन का अरेंजमेंट क्या है, विंड डायरेक्शन है, क्लाउड की कंडीशन, ये फैक्टर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर अपना जो जोन था टेम्परेचर जोन, इस पे पढ़ लेते हैं, इसका अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अपने 4 जोन है, एक है ट्रॉपिकल, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। जनरली अपन 4 पकड़ लेते हैं। तो इनका एक एवरेज होता है, जैसे कि मीन एनुअल टेम्परेचर की बात की जाती है, इसका मतलब है मीन एनुअल टेम्परेचर। तो जो मीन एनुअल टेम्परेचर ट्रॉपिकल में हमेशा 24 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 24 डिग्री या 24 डिग्री से अबव। अब अगर एवरेज बोला जा रहा है मीन, अगर तो ट्रॉपिकल में हमेशा 24 डिग्री या उससे ऊपर ही रहता है। अब अगर जनवरी की बात की जाए, सर्दियों की बात की जाए, तो यहाँ पर सर्दियों में कितना भी नीचे जाए लेकिन वो 18 डिग्री से कभी नीचे नहीं जाता है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट ज्यादातर मेजोरिटी जो पार्ट है वो अपना ट्रॉपिकल में ही आता है। ये जो संडे टेस्ट में हुआ था इसमें कुछ लोगों ने इसके सब ट्रॉपिकल इस टाइप के आंसर लगा रखे थे। अपना जो आंसर है वो ट्रॉपिकल है, और वो भी एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन ही डाला था वो। तो मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडिया किस में आता है, ट्रॉपिकल में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीन जनवरी टेम्परेचर यहाँ 18 से हमेशा ऊपर रहता है, ये पूछा जा चुका है। ये तो सिविल में भी पूछा गया है, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन में है। और यहाँ का मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो हमेशा 24 डिग्री या उससे ऊपर ही रहता है। सब ट्रॉपिकल में ये जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो 17 डिग्री से 24 बीच के रहता है, और यहाँ पर ये 10 से 18 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए, ये और ये 4 पॉइंट याद रख लो, बकायदा काम हो जाता है। क्योंकि टेम्परेट में जो जनवरी है वो माइनस में चला जाता है, और यहाँ पर भी सात, मतलब फ्रीज तो नॉर्मल में तो फ्रीज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेट में, जैसे टेम्परेट में क्या ले लो, जम्मू कश्मीर का ये जम्मू वाला रीजन ले लो, तो वहाँ पर भाई एवरेज तो कम ही रहता है, लेकिन सर्दियों में तो नीचे भी जा सकता है, बर्फबारी हो जाए। और अल्पाइन का तो वो मालिक ही भगवान है। अब इस पे जो क्वेश्चन आया है उसे एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मीन एनुअल टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो यहाँ पर यह 24 से अधिक, सीधा से वही मिल गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी का एसीएफ का एग्जाम हुआ था 2015 के आसपास, 15 के एंडिंग में, दिसंबर में कंडक्ट किया गया था। ये 2014 के नाम से है। अपने थिंग उस पर टेम्परेचर पे वापस चलते हैं आगे। तो यहाँ पर तो आपको उसकी बेसिक चीजें बता दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला होता है सीड कोई है उसको जर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इस जो टेम्परेचर जो उसको सीड को रिक्वायर होता है इसे बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। ये कार्डिनल है, कार्डियल नहीं है। कार्डियल जो टर्म यूज करता है वो हार्ट के लिए यूज करते हैं। कौन सा, कार्ड।
DL, ये कार्डिनल है। तो कार्डिनल टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जो सीड के जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर होता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है। दूसरा एक एवरेज स्टैंडर्ड बोला जाए तो स्टैंडर्ड जो कार्डिनल टेम्परेचर है वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो ज्यादातर मेजोरिटी जो सीड जर्मिनेशन होता है वो इसी टेम्परेचर पे होता है, कार्डिनल पे। हाँ, ये बात अलग है कि जब से ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू बढ़ा है उसने टेम्परेचर को एवरेज को बढ़ा दिया। तो ऐसे एरिया जहाँ ये टेम्परेचर बढ़ गया है, ऐसे एरिया जहाँ पर सपोज कोई स्पीसीज है वो पहले वहाँ पर हमेशा एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री तक हो जाता था, अब वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच गया सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ग्रोविंग सीजन में। तो वहाँ पर जो सीड है वो जर्मिनेशन उनका फेल हो जाता है, या अगर बाई चांस वो जर्मिनेट हो गए तो बर्न हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमारी जो स्पीसीज की जो कंपोजिशन है, जो फॉरेस्ट की कंपोजिशन है, वो जब नई स्पीसीज प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, कुछ स्पीसीज उग जाएंगे, कुछ नहीं उग पाएंगे, तो इस टाइप से आपके फॉरेस्ट धीरे धीरे करके एडजस्ट कर रहे हो जाते हैं, अपने आप को एक टाइप से कंपोजिशन में चेंज कर रहे होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके फॉरेस्ट को एक टाइप से नया टाइप का थ्रेट या एक टाइप से नए टाइप से मॉडिफिकेशन कर रहा है फॉरेस्ट कंपोजिशन में। तो कार्डिनल टेम्परेचर याद रखना। दूसरा ये पूछा जाता है कितना होता है, वो 25 से 35, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है कि होता क्या है। कार्डिनल के साथ साथ दूसरी चीज क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी जो एनिमल है तो रेस्पिरेशन बढ़ेगी, और प्लांट की भी रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों ही है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर को इवेपोरेट करना, और एक रेस्पिरेशन बोला मैंने। तो वाटर अगर ट्रांसपायरेशन तो ये बढ़ने वाला है, मीन्स ज्यादा जितना ज्यादा टेम्परेचर पानी उतना ज्यादा ही प्लांट फेंकेगा अपने आप को ठंडा करने के लिए। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेस्पिरेशन बढ़ेगा। ये टेबल बहुत काम की चीज है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये टेबल बनाई गई थी जब मैंने इसे प्रिपेयर किया था, वो थी एवरेज 2010 की, और तब से इस पे लगभग 4-5 क्वेश्चन मिल चुके हैं मुझे इसी टेबल पर। ये टेबल क्या बोल रही है कि जैसे जैसे लाइट बढ़ती है, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे जैसे टेम्परेचर, ये देखो ये है फोटोसिंथेसिस की रेट और ये है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एक टाइम पे, जब जैसे ये 30 है, यहाँ पर मान के चलो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फेवरेबल कंडीशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ उस टेम्परेचर पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो अपना मैक्सिमम दे देती है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसके प्लांट के जो एंजाइम्स हैं वो जो पहले से धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ जो उनकी एक्टिविटी बढ़ रही थी, अब वो उनकी एक्टिविटी गिरने लगती है। और देखो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस की रेट घटती रहेगी। ये इस टाइप से समझ लो कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। ये इनकम है, ये खर्चा है। तो इन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकम बढ़ती है और उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ता है। एक टाइम आता है जब आपकी इनकम पीक पे होती है और खर्चा तो कंटिन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब टेम्परेचर और आगे जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे आपकी इनकम और खर्चा, आमदनी और खर्चा दोनों बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं थर्मल कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोला? थर्मल कंपनसेशन पॉइंट। कभी कभी ये जो थर्मल है वो किससे है? लाइट से है, तो इसे हम बोल देते हैं लाइट कंपनसेशन कंपनसेशन पॉइंट। जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ता है इसके बाद क्या होती है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू बढ़ रहा है और इसके बाद फोटोसिंथेसिस रेट तेजी से करती है क्योंकि अब एंजाइम डीजनरेट होने लगते हैं, और लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते एंजाइम अपने जो है वो धराशायी हो जाते हैं। तो एंजाइम गिर गए, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एंजाइम भी गिर गए और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम भी गिर गए, लाइट चली गई प्लांट की। तो यहाँ पर प्लांट की हो जाती है डेथ। तो इसे बोलते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। थर्मल डेथ पॉइंट कितना है? 50 डिग्री। तो क्वेश्चन ये जो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट यानी कि थर्मल कंपनसेशन पॉइंट और थर्मल डेथ पॉइंट, इन दोनों पे ही पूछा गया है। तीसरा आपको याद रखना कि ये जो 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री वो था जिस पर फोटोसिंथेसिस अपनी मैक्सिमम रेट पे होता है। तो यहाँ पर आपको ये तीसरी डिग्री भी याद रखना है, एक ये भी याद रखना है, और तीसरा
थर्मल, डेथ पॉइंट याद रखना है, तीनों पॉइंट याद रखना है।